ऑलराइट सो हमने लास्ट जो कवर किया था जुल्फिकार अली भुट्टो में, वो ये था कि वो पॉलिटिक्स में कैसे आया। शिमला का अग्रीमेंट हुआ था। और उसके बाद इसने अपनी एक सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। अब हम जो है रिफॉर्म्स करेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो को, जो कि काफी सारे हैं। इंडस्ट्रियल थे, एग्रीकल्चरल थे, हेल्थ के थे और एजुकेशनल थे। तो हम सारे रिफॉर्म्स को देखेंगे यहाँ पे, कैसे इसकी गवर्नमेंट एंड होती है। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में इसने जो है वो नेशनलाइजेशन सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कराई थी, और इसको हमने डिस्कस किया था कि नेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी बिजनेसेस होते हैं वो किसको चले जाते हैं, गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में सबसे पहले जो है जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की, और 70 मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर प्लेस्ड अंडर फेडरल मिनिस्ट्री। ठीक है। तो एक मिनट इशार, एक मिनट देना मुझे। हाँ सॉरी ईशान, तो मैं कही थी कि नेशनलाइजेशन में क्या हुआ कि उसने 70 मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स दे दिए फेडरल मिनिस्ट्री को। और उसके साथ ही गवर्नमेंट वांटेड टू इम्प्रूव वर्किंग स्टैंडर्ड्स एंड टू क्रिएट वेल्थ एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल आउटपुट्स। तो बेसिकली वो ये रहा था कि पिछले सालों में गवर्नमेंट भी बहुत अनस्टेबल टाइप थी पाकिस्तान में। क्यों अनस्टेबल थी? क्योंकि सबसे पहले तो लॉस ऑफ इतना बड़ा आपका विंग चला गया ईस्ट पाकिस्तान, राइट। जब ईस्ट पाकिस्तान गया और पीछे वॉर हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कंट्री की इंडस्ट्रियल आउटपुट्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, या जो वेल्थ क्रिएशन वाला काम होता है वो इतने अच्छे से नहीं हो रहा होता, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन से ज्यादा वेल्थ आपकी यूटिलाइज हो रही होती है। किसमें यूटिलाइज हो रही होती है कि वेपनरी प्रोवाइड करनी है, आपने सैलरीज प्रोवाइड करनी है एक्स्ट्रा आर्मी को, और आपने जो है वो पूरे वॉर का इंतजाम करना है, तो उसमें काफी पैसा चला जाता है, तो यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रही होती है और क्रिएशन कम हो रही होती है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो, क्योंकि बहुत टाइम बाद पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ रही थी, या बहुत टाइम बाद गवर्नमेंट आई थी, और क्योंकि बहुत अरसे तक आर्मी का कंट्रोल था, तो जुल्फिकार अली भुट्टो क्या करना चाह रहा था कि नेशनलाइजेशन के थ्रू हर चीज वो गवर्नमेंट ओन करना चाह रहा था, ताकि उसमें उसका कंट्रोल बढ़ जाए। उसका कंट्रोल बढ़ जाए तो वो चाहता था मे बी कि वो जो है अच्छा चीजों को मैनेज कर लेगा। लेकिन ऑन अदर हैंड ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जब आप सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो आप किसी भी चीज पे ना फोकस नहीं कर पाते। तो यही हुआ कि हर चीज फेडरल मिनिस्ट्री को देना वाज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो उसने 70 मेजर, यानी इतने मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स उसने फेडरल मिनिस्ट्री को देती है। अब गवर्नमेंट के पास और इतने काम होते हैं करने के लिए, तो वो किस तरीके से इंडस्ट्रियल यूनिट्स को करते कर लिया था बहुत हद तक। बट ऑब्वियसली जो हमें रिक्वायर्ड होता है कंट्री को चलाने के लिए, वैसा नहीं हो रही थी चीजें। लेकिन हाउ एवर इस सबको करने से इन्फ्लेशन यानी महंगाई 6% तक कम हुई। तो आपको ये याद रखना होगा कि 1976 में 6% इन्फ्लेशन कम भी हुई है। ये जो नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। However, Pakistan's educational system was not producing educated workers to take managerial positions. Federal Ministry had a huge job to coordinate nationalization. तो वही जो मैंने आपको अभी बात कही कि हर चीज फेडरल मिनिस्ट्री के कंट्रोल में दे देना was not a good step.
क्यों? क्योंकि फेडरल मिनिस्ट्री के पास और बहुत काम थे करने के लिए। अब वो नेशनलाइजेशन में इतने मेजर यूनिट्स भी उसके पास आ रहे हैं, उसको भी उसने मैनेज करना है, फिर अपने दूसरे काम भी करने हैं, तो ये एक बहुत बहुत मुश्किल जॉब थी करने वाली। तो इसलिए उनको जो है वो मैनेज करने में चीजों को मुश्किल हो रही थी। फिर आ गए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ये थोड़े से अच्छे थे। इसमें क्या था कि भुट्टो कट द सीलिंग to 250 acres irrigated and 500 acres unirrigated. Lands were made available to many people to own. Landowners did not approve of this reform, so they transferred land holding to their extended families. Some transferred to their tenants and leased it back on long-term leases. So ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि सीलिंग कितनी कट हो गई थी। 250 इरिगेटेड रख सकते थे और 500 अनइरिगेटेड रख सकते थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली बात है। और फिर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स का, तो ये आप अलग से मेंशन कर लो कि 4 मार्क्स के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आप हर क्वेश्चन में मेंशन करोगे जुल्फिकार अली भुट्टो के। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें टेनेंट फार्मर्स को, ये बात हमने उस दिन भी डिस्कस की थी कि इस सिनेरियो में दो लोग हैं, लैंड ओनर्स एंड टेनेंट फार्मर। टेनेंट फार्मर वो होते हैं जो लैंड ओनर रखता है अपने फार्म पे काम करवाने के लिए। तो टेनेंट फार्मर्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देने के लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जिसमें कोई भी लैंड ओनर किसी और को अपना लैंड नहीं बेच सकता था। ठीक है, ये मैंने आपको उस दिन डायग्राम बना के भी दिखाई थी, मैं दोबारा बना देती हूँ कि अगर एक लैंड है, इशारा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। ठीक है। लैंड का एक लैंड ओनर होता है, ठीक है, लैंड का एक होता है लैंड ओनर, और उसके ऊपर कौन लोग काम करते हैं? टेनेंट फार्मर्स। ठीक है, वो लोग रह भी जाते हैं उन्हीं फार्म्स पे झोपड़ियां लगा के। सही है। तो ये जो लैंड ओनर है, ये लैंड किसी और को नहीं बेच सकता सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के तहत। या तो अगर इसने बेचना है तो ये टेनेंट फार्मर को बेच सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब पहले ऐसा होता था कि लैंड ओनर्स जो है वो इजीली लैंड बेच देते थे, और जो टेनेंट फार्मर्स होता था उनको वो लैंड छोड़ना पड़ता था। तो इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी फार्मर्स की, लेकिन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से फार्मर्स को बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी इन टर्म्स ऑफ कि या तो लैंड आप खरीद लो या आपको ऐसे कोई थर्ड पार्टी को लैंड ओनर नहीं बेच सकता। तो आइदर वे टेनेंट फार्मर्स जो है वो उस लैंड पे स्टे करेंगे। और tenant farmers were encouraged to make improvements on their land as they knew they would not be evicted, but many landowners circumvented the scheme to evict their tenant farmers. Landowners had too much power and influence to make the scheme work. लेकिन obviously चीजें बहुत की जाती हैं, उसका impact नहीं आ पाता, क्योंकि जो भी पावर होती है ना, जिसके पास बेसिकली पैसा होता है उसके पास पावर होती है। तो लैंड ओनर्स के पास ऑब्वियसली इतना पैसा होता है, उनके पास पावर होती है, वो जाके कोई भी चीज को कभी भी चेंज करवा सकते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो नीचे तबके का लोग होते हैं या जो नीचे पॉवर्टी लाइन पर जो लोग होते हैं उनको किसी तरीके से उनकी सिचुएशन कंडीशंस को इम्प्रूव कर दिया जाए। लेकिन ऑब्वियसली जिनके पास पावर होती है, जिनके पास वेल्थ होती है, वो ऐसा होने नहीं देते। तो चीजें इसलिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अंडर डेवलप रह जाती हैं, वरना सिक्योरिटी और टेन्योर से फार्मर की कंडीशन बहुत इंप्रूव हो सकती थी, लेकिन ऑब्वियसली लोग होने नहीं देते। फिर आ जाओ एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे। हिज एजुकेशनल रिफॉर्म्स दे वर इंट्रोड्यूस्ड एंड उसमें इंट्रोड्यूस क्या हुआ था कि फ्री प्राइमरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई थी, ये नंबर 1, ये बात याद होनी चाहिए। और जुल्फिकार अली भुट्टो क्या चाहता था कि लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की मेजोरिटी अवाम कहाँ रहती है? रूरल एरियाज में, यानी विलेज लाइफस्टाइल। रूरल का मतलब होता है कि वो विलेजर्स ज्यादा हैं और अर्बन सेंटर्स में रहने वाले लोग कम हैं। तो जो रूरल एरियाज के होते हैं उनका मसला ये होता है कि उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री इंट्रोड्यूस कराई थी। न्यू स्कूल्स वर प्लान्ड एंड ऑल प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स वर नेशनलाइज। सो इसने एक और ये काम किया, जैसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स फेडरल मिनिस्ट्री को दे दिए थे, वैसे ही उसने प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स भी नेशनलाइज कर दिया, यानी ये भी गवर्नमेंट ने ओन कर लिए। जबकि हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का पाकिस्तान में क्या हाल है। क्योंकि गवर्नमेंट हमारी इतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती कि वो हर सेक्टर को बहुत परफेक्टली एडमिनिस्टर कर ले। इसलिए लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट स्कूलिंग में पढ़ें ताकि उनको एक प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर टीचर्स मिले। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने टाइम पे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स को भी नेशनलाइज कर दिया, यानी वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले गए। अच्छा, द एम वॉज टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट एंड रेज अकेडमिक स्टैंडर्ड्स। लेकिन देखो, वही बात है कि एम तो उसने बहुत अच्छे अच्छे किए थे,
लेकिन लोग ये सब करने वाले नहीं थे। The changes in education led to overcrowding in existing schools whilst new ones could be built। और इसके अलावा अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, शायद आपको ये सब पता होने चाहिए, ठीक है, याद कर लेना इनको। The reforms had limitations since the building of new schools and the recruitment of new teachers could not be achieved quickly and was also very expensive. After 5 years, the literacy rate did not improve by 1% as people of rural areas did not see the need of education। अच्छा देखो, रूरल एरियाज के लोगों का माइंडसेट होता है कि हम जो है ना अपने बच्चों को फार्मिंग पे लगा दें, वो कुछ पैसे अर्न कर लें, बजाय ये कि उनको पढ़ा दें। तो ये एक नॉर्मल माइंडसेट है, क्योंकि उनको पैसों की कमी होती है। वो लोग कहते हैं कि भाई जितने बच्चे हैं वो काम पे लगो, पढ़ाई वढ़ाई को बाद में देखेंगे, मतलब उनकी वो सेकंड प्रायोरिटी होती है। और अर्बन सेंटर्स में लोग क्या होते हैं कि भाई पहले पढ़ लो और फिर उसके बाद कमाना, राइट। तो ये एक माइंडसेट का फर्क है बिटवीन रूरल एरियाज एंड बिटवीन पीपल लिविंग इन अर्बन सेंटर्स। तो ये मसला है। फ्री एजुकेशन के बावजूद लिटरेसी रेट सिर्फ 1% से भी इम्प्रूव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों का ये माइंडसेट नहीं है पढ़ाई वगैरह का। उनको फ्री एजुकेशन भी दे दोगे तब भी वो जो है वो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। फिर आ जाओ हेल्थ रिफॉर्म्स पे। His health reforms attempted to improve infant mortality and age expectancy rates by introducing rural health centers and basic health units. Pharmaceutical companies were banned from charging for a particular medical brand name, and so medicines became cheaper। जैसे इसका मतलब ये है कि अगर कोई दवाई हमें मिलती है पैनाडोल के नाम से, ठीक है। पैनाडोल क्या है? दर्द में खा लो, बुखार में खा लो, राइट। पैनाडोल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की ओन्ड है। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो चाहता था कि ये जो दवाई है ना, इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नेम से इस दवाई को बेचो, अपने नेम को कैश मत करो, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको कि देखो, हम जाते हैं, हमारी यहाँ पे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, जे डॉट, राइट, साया, ऐसा ही है, सैफायर। जी। अब ये ब्रांड्स आपको कपड़े बेचती हैं, राइट। कपड़ा तो कपड़ा है। हम्म। अगर उन कपड़ों के ऊपर डोंट नो, मैं बहुत गंदी ड्राइंग करती हूँ ये कपड़े हैं, ठीक है, और ये भाई नॉर्मल कपड़े हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर टैग ना लगाऊं कि ये जे डॉट का बना हुआ है, मैं इस पर टैग ना लगाऊं, तो भाई नॉर्मल कपड़े हो जाएंगे ना। तो जुल्फिकार अली भुट्टो यही चाहता था कि भाई उस पर टैगिंग करना बंद करो कि ये जे डॉट का है, ये साया का है, सैफायर का है, ये पैनाडॉल गेट्स फार्मा की है या सर्ल की है। नाम मत लगाओ, बस केमिकल नेम से बेच दो। क्यों? उससे क्या होगा कि दवाइयां चीप हो जाएंगी। जैसे अब इसकी एग्जांपल समझो, ब्रांडेड कपड़े महंगे होते हैं और अनब्रांडेड कपड़े सस्ते होते हैं। कपड़ा कपड़ा होता है, कॉटन के कपड़े होंगे, लॉन के कपड़े होंगे, लेकिन जे डॉट पे वही कपड़ा महंगा होगा और पठान वाले की दुकान पे वही कपड़ा सस्ता होगा। मैं अभी कोई और कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं एग्जांपल बस समझाना चाह रही हूँ कि इसका मतलब क्या है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बैन कर दिया गया था कि वो अपना नाम नहीं लगाएंगी, बस केमिकल नेम से बेच देंगी। तो अब ये बात समझ आई? जी। ठीक है। However, this did see the profits of chemists fall drastically, and many international drug companies closed down their operations in Pakistan, meaning that Pakistan lost income. So obviously हर फार्मास्यूटिकल, देखो जो फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान की होगी वो तो मान जाएगी कि ठीक है हम अपना नाम नहीं लगा रहे, लेकिन जो बाहर की कंपनीज होंगी वो क्यों मानेंगी? वो कहेंगी भाई हम, हमारा नाम इतना बड़ा, हम इंटरनेशनली ऑपरेट हो रहे हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि हम ऐसी अपनी दवाइयां बेचना शुरू कर दें। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंटरनेशनल ड्रग कंपनीज ने अपने ऑपरेशन यहाँ पे बंद कर दिए थे, ठीक है। सही है, समझ आ रहा है? जी। जी। ठीक है, फिर आ जाओ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में। भुट्टो वांटेड मॉडर्न एंड एफिशिएंट सिविल सर्विस। Civil service was corrupt and inefficient. He organized civil services into smaller number of levels and unified pay scales। अच्छा देखो, आपसे ना जुल्फिकार अली भुट्टो का बड़ा सिंपल सी चीजें पूछी जाती हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर 4 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। शिमला वाला अग्रीमेंट 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बाकी जुल्फिकार अली भुट्टो के क्वेश्चंस यूजुअली 14 मार्क्स से आते हैं, जिसमें आपके सारे रिफॉर्म्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये सब रिफॉर्म्स आपको याद होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडस्ट्रियल, हेल्थ, एजुकेशनल। अभी मैं एक दफा जब हम एंड करते हैं ना जुल्फिकार अली भुट्टो, तो मैं आपसे एक दफा रिविजन करवाती हूँ कि क्या क्या रिफॉर्म्स थे।
फिर आ जाओ 1977 के इलेक्शंस. भुट्टो कॉल्ड जनरल इलेक्शंस एज ही वाज कॉन्फिडेंट दैट पीपीपी विल विन इजीली. In opposition, 9 parties formed Pakistan National Alliance who wanted to end Bhutto's rule and run Pakistan as per Islamic law. तो अभी मैंने आपको एक बात कही थी स्टार्ट करने से पहले कि जुल्फिकार अली भुट्टो का जो एरा था ना वो बहुत मॉडर्न एरा कहलाया जाता था. ठीक है. तो इसी चीज को लोगों ने कैश कर लिया, यानी जो ऑपोजिशन में छोटी छोटी पार्टीज थी वो 9 छोटी छोटी पार्टीज थी, उन लोगों ने अपने आप को कंबाइन कर लिया था. तो कंबाइन करके ये लोग एक नई पार्टी बन गया पाकिस्तान नेशनल अलायंस. यानी अब ये हो गया पीपीपी वर्सेस पीएनए. ठीक है. पीपीपी वर्सेस पीएनए 1977 के इलेक्शंस में. इलेक्शन उसने बहुत चौड़े में आके अनाउंस कर तो दिया कि मैं इलेक्शंस वापस से जीत जाऊंगा और मेरी गवर्नमेंट वापस आ जाएगी. लेकिन ऐसा ऐसा थोड़ा सा टर्बुलेंट टाइम्स वापस से शुरू हो गए. पीपीपी मॉडर्न थी और पीएनए ने कहा कि नहीं, इसका रूल बहुत मॉडर्न था, लोग बहुत मॉडर्न हो गए, अब हम इस्लामिक लॉ के तहत जो है वो कंट्री को चलाएंगे. तो पीएनए ने कहा कि नहीं, हम इस्लामिक लॉ लेकर आएंगे वापस. और पीपीपी क्या था, मॉडर्न वाला टाइम था. तो अब इलेक्शन में हुआ क्या, पीपीपी won 154 सीट्स आउट ऑफ 200 while पीएनए won only 38. क्लियरली इलेक्शंस जो है वो पीपीपी ने विन कर लिए थे. अब हमें नहीं पता क्योंकि हम एग्जिस्ट नहीं करते थे उस टाइम पे, लेकिन हम बेस्ड अपॉन द हिस्ट्री पाकिस्तान के इलेक्शंस को कहा जाता है कि इनमें रिगिंग हो जाती है, यानी धांधली हो जाती है. तो पीएनए ने प्रोटेस्टेड एज दे क्लेम दैट वोटिंग हैड बीन रिग्ड. पीएनए डिमांडेड न्यू इलेक्शंस. जुल्फिकार अली भुट्टो डिनाइड फॉर फ्रेश इलेक्शंस. तो इतने रियॉट्स हो गए, एफएसएफ उसको कंट्रोल नहीं कर सका. लोगों में एग्रेशन आया कि क्यों नहीं आप नए इलेक्शंस करवा रहे. तो जैब नेगोशिएटेड विद पीएनए एंड डिक्लेयर्ड इलेक्शंस इन सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज. यानी उसने कहा कि अच्छा, जहां आपको लग रहा है कि वहां आपका होल्ड ज्यादा था, आप वहां पर दोबारा से री इलेक्शंस करवा ले, लेकिन हर जगह नहीं करवाया. और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो की भी जो है ना वो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब हो जाती है तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, और उसने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी. और स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा के पाकिस्तान हैंड ओवर कर दिया आर्मी को वापस से, हम मार्शल लॉ में चले गए. तो जुल्फिकार अली भुट्टो का एरा कैसा है कि जब ये आया, यानी जब ये आ रहा था या जब इलेक्शन हुए थे, मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा. तो याया खान था. ठीक है. याया खान का खत्म हुआ. क्यों खत्म हुआ, क्योंकि इसने ईस्ट पाकिस्तान लूज हो गया, लॉस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुआ, लोग उसको अप्रूव नहीं कर रहे थे. और फिर इलेक्शन से जुल्फिकार अली भुट्टो आया, बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट हमारी रिस्टोर हुई. तो इसने दोबारा से जाते जाते स्टेट ऑफ मार्शल लॉ कर दिया और स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी और वापस से आर्मी आ गई. तो पहले भी इसके आने से पहले भी आर्मी थी, इसके जाते पे भी आर्मी आ गई, और बीच में ये खुद है. ठीक है. और उसके बाद जब ये, अब ये वाला मार्शल लॉ में कौन आएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद वाले मार्शल लॉ में, जियाउल हक। यस, वेरी नाइस. और जियाउल हक के बाद कार्टूनिक हरकतें होंगी, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, हम्म, फिर बेनजीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ. ठीक है. तो इस तरीके से अब आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि आई नो कि 1947 वाला टाइम थोड़ा सा वो था ना, 56 तक हम बड़े कंफ्यूजन में थे, हम्म, रैंडम चेंजेस हो रहे थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. बहुत मुश्किल था वो वाला याद करना, लेकिन एटलीस्ट अब यहाँ से आसान हो जाता है. अयूब खान, याया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, मार्शल लॉ, जियाउल हक, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और फिर मुशर्रफ. ठीक है. तो हम्म, जब कोई भी गवर्नमेंट, इसको ऐसे समझो कि कोई भी गवर्नमेंट जब बहुत ज्यादा कार्टूनिक हरकतें कर देती है ना, एंड बाय कार्टूनिक हरकतें आई मीन कि जब बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देती है लैंड में, तो मार्शल लॉ लग जाता है. ठीक है. तो जैसे हम हम्म। देख रहे हैं कि बेनजीर आ रही है, फिर नवाज शरीफ आ रहा है. अच्छा, एक मिनट अजान हो जाए फिर बोलती हूँ.
हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि रिवाइज कर रहे थे हम कि अयूब खान था, फिर याया खान, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर कार्टूनिक हरकतें, मार्शल लॉ, जियाउल हक ने जाना था तो बेनजीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनजीर, फिर नवाज शरीफ। तो जब बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही होती हैं तो फिर क्या होता है कि मार्शल लॉ जो है वो आ जाता है। जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाती है, रियॉट्स हो जाते हैं, स्ट्राइक्स होने लगती हैं, तो गवर्नमेंट यूजुअली क्या करती है, जब उनको लगता है कि अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहा तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा के मार्शल लॉ लगा देती है, जिसमें क्या होता है मार्शल लॉ में नंबर वन असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती है, नंबर टू कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्व हो जाता है, नंबर थ्री पॉलिटिकल पार्टीज सब डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, समझ आ रही जी। है? अच्छा जी, अब हम्म। देखो, मार्शल लॉ was imposed in Karachi, Lahore and Hyderabad, and the strikes by bus and truck drivers in Karachi. Operation Wheel Jam caused further problems for Bhutto. अच्छा, ऑपरेशन व्हील जैम उस दिन भी बताया था, क्या कहते हैं इसको, पहिया जैम। इसमें यूजुअली ड्राइवर्स और बस और ट्रक के ड्राइवर्स क्या करते हैं कि रोड पर पहिया यानी व्हील लाकर उसको जला देते हैं और फिर स्ट्राइक कॉल आउट कर देते हैं कि हम जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, हम कोई ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे। और जिन लोगों का बेसिक मीडियम ही होता है कि वो बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं, अपनी वर्क प्लेसेस पर जाते हैं, तो फिर एक तरीके से आप इकोनॉमी को जो है वो डिस्ट्रेस में डालते हैं कि ट्रांसपोर्ट तो बंद है, तो लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि सबके पास तो कार और बाइक नहीं हो सकता ना, तो प्रिविलेज है एक तरीके का। तो जिनके पास नहीं है तो ऑब्वियसली वो तो फिर बस ही यूज करेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लोग क्या करते हैं कि जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो वो स्ट्राइक्स करते हैं, अपना वो ऑपरेशन सारे सस्पेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी वर्क प्लेसेस पे नहीं पहुंच पाते और अचानक से आपकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स करने लगती है। और जब इकोनॉमी पूरी पूरी अचानक से कोलैप्स करती है तो फिर गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपका आपका आपकी स्टेट कुछ कर क्यों नहीं रही। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और फिर पीएनए लीडरशिप वाज अरेस्टेड विद 10,000 सपोर्टर्स इन प्रिजन। वही बात है कि जो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, ऐसा पीएनए एट दिस पॉइंट इन लोगों ने रियॉट्स क्रिएट करवाए, तो इन लोगों को फिर अरेस्ट कर लिया गया। और आर्मी ऑल्सो लॉन्च ऑपरेशन फेयर प्ले। तो अब देखो, सर्च लाइट कहाँ था, ऑपरेशन सर्च लाइट, याद है? जी। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। एग्जैक्टली exactly. तो याया खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट किया था, जिसमें क्या हुआ था, बंगाली नेशनलिज्म को क्रश करना था, या जो बंगाल के यानी जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो रियॉट्स क्रिएट कर रहे थे या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट एक पूरी मूवमेंट चलाई थी याया खान ने, ऑपरेशन सर्च लाइट, उनको मारने के लिए। तो वैसे ही सिमिलर सिमिलर सिनेरियो है, बस ईयर डिफरेंट हो गया। कि भाई जो लोग जो है वो रियॉट्स क्रिएट करवा रहे हैं, आर्मी ने उनके अगेंस्ट वापस से ऑपरेशन फेयर प्ले स्टार्ट कर दिया और पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। जैसे शेख मुजीबुर रहमान को ऑपरेशन सर्च लाइट में अरेस्ट कर लिया था, जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गए थे। तो फिर क्योंकि मार्शल लॉ लग गया था, तो उस वक्त हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जियाउल हक थे, उन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्शल लॉ में होता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाता है, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं। तो ये इस सिनेरियो में जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो को गवर्नमेंट से रिमूव किया गया था या हो गए थे। उन्होंने मार्शल लॉ कॉल आउट किया था, तो अब हम नहीं कह सकते कि उनको हटाया गया, उन्होंने वो खुद ही हट गए क्योंकि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और फिर जियाउल हक आ भी गए, तो उन्होंने आते साथ ही क्या किया कि भुट्टो की गवर्नमेंट को ब्लेम किया कि भुट्टो की गवर्नमेंट करप्ट थी, उन्होंने गवर्नमेंट का पैसा मिसयूज किया। और वो क्योंकि अपने आप को एक अच्छा लीडर स्टैब्लिश करना चाह रहा था, तो मुझे पता था कि पीएनए ने किस चीज पे वो किया है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी वो बहुत मॉडर्निज्म को प्रमोट करती थी, हम इस्लामिक लॉ लेकर आएंगे, तो जियाउल हक ने उस चीज को कैश किया। और इसने साथ में एक्यूज किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को एफएसएफ के थ्रू मरवाया, यानी जो जुल्फिकार अली भुट्टो की अपनी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स थी उसके थ्रू कुछ लोगों को मरवाया है। और फिर 2 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को गिल्टी जो है वो हो गया था, और उसके बाद उसको फांसी दे दी गई थी, और फिर जियाउल हक अपने आप को पूरी तरीके से उसने स्टैब्लिश कर लिया था। तो इंशाल्लाह फिर अब हम जियाउल हक नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, और फिर आप जो है मुझे प्रेजेंटेशन दोगी 1988 से जो 1999 तक का टाइम है। ठीक है?
then अच्छा, यहाँ तक समझ आया है? ये जितने भी रिफॉर्म्स थे उसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो के रिफॉर्म्स को। ठीक है। then अच्छा, अब मुझे बताओ कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या थे जुल्फिकार अली भुट्टो के? industrial reforms उधर मम्मा सॉरी। तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ये थे कि उधर उसने जितने भी लाइक कंपनीज उसने नेशनलाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी बेसिकली। ठीक है। और उसने गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट लानी थी। शॉर्ट में वर्क बता रही हूँ। वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट। अच्छा देखो, नंबर वन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, हम नंबर वन देखते हैं। देखो, नंबर वन नेशनलाइजेशन, बिल्कुल आपने सही कहा। नंबर टू, उसको वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करनी थी इंडस्ट्रीज की। ठीक है, नंबर टू बात। नंबर थ्री बात, उसने 70 मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो फेडरल मिनिस्ट्री को दे दी है। ठीक है, नंबर थ्री बात। नंबर फोर बात, इन्फ्लेशन कितने परसेंट कम हुई थी? 6%। गुड। आप इन चार बातों को दोबारा से रिपीट करो। नंबर वन। नेशनलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई थी। नंबर टू। और गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल आउटपुट और ये वेल्थ लाइक इम्प्रूवमेंट लानी थी। वर्किंग और कंडीशंस में, ठीक है। इन्फ्लेशन नंबर थ्री। इन्फ्लेशन गिर गई थी 6% से। वेरी नाइस। नंबर फोर। और ये कि एजुकेशन सिस्टम सही नहीं था। एजुकेशन में नहीं, अभी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म बताओ। एक बात मिस कर रही हो। और ये 70 मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसे इन प्लेस ऐसे अब अंडर। याद करना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कितने थे? चार बातें। नंबर वन नेशनलाइजेशन, नंबर टू वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करना था, नंबर थ्री 70 इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो फेडरल मिनिस्ट्री को दे दिए गए, नंबर फोर इन्फ्लेशन जो है वो 6% कम हो गई। ठीक है, ये आप इस तरीके से आप अपने आप को रिवाइज करवाओ चीजें। मैं एक दफा करवा भी देती हूँ। तो देखो, नंबर वन बात, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हम क्या क्या बातें लिखेंगे, ये पैराग्राफ अगर हमें लिखना पड़ गया। जुल्फिकार अली भुट्टो के इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, नंबर वन नेशनलाइजेशन, नंबर टू 70 मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स किसको दे दी गए? फेडरल मिनिस्ट्री को। नंबर थ्री वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करना चाहता था। नंबर फोर बात के इन्फ्लेशन 6% कम हो गई। ठीक है। फिर नंबर फाइव बात अगर हमसे याद हो जाती है कि फेडरल मिनिस्ट्री के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उनको अचानक से साइन कर दी गई थी। अच्छा, अब आ जाए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पे। भुट्टो ने 250 एकर्स इरिगेटेड लैंड की सीलिंग कर दी थी और अनइरिगेटेड की 500 एकर्स, और लैंड जो है वो बहुत लोगों के लिए अवेलेबल हो गए। और इसमें हम अब क्या इंट्रोड्यूस करा देते हैं इन दो बातों के बाद? हमने इंट्रोड्यूस कराना होगा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में क्या था कि टेनेंट फार्मर्स को ज्यादा सिक्योरिटी दे दी गई थी। उनका फर्स्ट राइट बना दिया गया था कि वो लैंड परचेज कर सकते हैं और लैंड ओनर्स किसी थर्ड पार्टी को सेल नहीं कर सकते। ठीक है, सही है। तो अब हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को एक दफा रिवाइज करते हैं। नंबर वन बात, कितनी सीलिंग कट हुई थी इरिगेटेड लैंड की? इरिगेटेड 250। परफेक्ट। और अनइरिगेटेड की? 500। गुड। और लैंड सबके लिए, ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया गया था ताकि वो परचेज कर लें। और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में हम क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे? नंबर थ्री बात। और मैम एक सेकेंड। अभी तो बताया। नहीं नहीं एक सेकेंड। ओके। मैं बताती हूँ। जी जी हम्म। सॉरी। और इसमें ये भी था कि कोई लैंड ओनर किसी भी ये किसी लाइक टेनेंट को हटा नहीं सकता था ना। ठीक है। और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में था हम्म, ये कि हटा नहीं सकता था। लैंड और ओनर्स ने उसने अपने लाइक इस रिफॉर्म से प्रूव नहीं किया था ना, तो उसने अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज को दे दिए थे लैंड्स वगैरह। एक तो ये भी पॉइंट है। ठीक है। और ये है। और ये थर्ड पार्टी को नहीं सेल कर सकता लैंड ओनर। वो तो उसमें नहीं है सिक्योरिटी में है ना, सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर।
उसी की बात कर रही हूँ कि तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में क्या क्या बातें हैं। हम्म ठीक है, तो एक दफा एग्रीकल्चरल को दोबारा रिवाइज करते हैं। चलो इंडस्ट्रियल से दोबारा करते हैं। इंडस्ट्रियल की चार बातें बताओ। नंबर वन। नेशनलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, नंबर और टू। मेजर इंडस्ट्रियल्स फेडरल मिनिस्ट्री के अंदर आ गई थी। ठीक है, नंबर गवर्नमेंट थ्री। ने वर्किंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव किए थे और वेरी नाइस। इन्फ्लेशन गिर गई थी 6% से। वेरी नाइस। एग्रीकल्चरल बताओ। एग्रीकल्चर जो इरिगेटेड लैंड था वो अबाउट 250 यार्ड्स एकर्स। ना हो सकता था। एकर्स। एकड़ हम्म। थे। और जो अनइरिगेटेड थे वो 500 हो सकते थे। ठीक है। प्लस इसमें कोई भी लैंड परचेज कर सकता था। परफेक्ट। इसमें जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने रिफॉर्म से अप्रूव नहीं किया था, तो उन्होंने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को दे दिए थे गुड। ये ठीक है, लैंड। अब इसी में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इंट्रोड्यूस करो। इसमें जैसे पहले जो लैंड ओनर्स थे वो टेनेंट्स को हटा सकते थे। इस दफा भुट्टो ने राइट दे दिए थे टेनेंट्स को कि वो उनको ना तो हटाया जा सकता था और वो जिस लैंड पे काम करते थे उसको परचेज भी कर सकते थे। ठीक है। लेकिन लैंड लैंड ओनर्स है वो किसी थर्ड पार्टी को जाके लैंड नहीं बेच सकते थे। हम्म। और इसकी वजह से जो टेनेंट्स थे ना वो बहुत इनकरेज हुए थे कि वो लाइक एक इम्प्रूवमेंट लाए अपने लैंड पे। ठीक है, एक ये परफेक्ट। बात हो गई। सही है। सही है, ऐसे ही अब याद करना है। ठीक है, अब आ जाओ एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स है नंबर वन बात, प्री प्राइमरी एजुकेशन। और नंबर टू बात कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहता था। नंबर थ्री बात, प्राइवेट स्कूल सेक्टर्स नेशनलाइज कर दिए गए थे। और एम क्या था कि लिटरेसी रेट इंप्रूव हो जाए, लेकिन सिर्फ 1% भी 5 साल बाद भी 1% लिटरेसी रेट इंप्रूव नहीं हो सका था। वाई? बिकॉज रूरल एरियाज के लोगों को कभी नीड ही फील नहीं हुई कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। पांच बातें हो गई, ठीक है। हम्म नंबर वन बात रिपीट करो। पहली बात क्या है एजुकेशनल रिफॉर्म की? जो ये प्राइमरी सेक्टर था लाइक ये जो प्राइमरी एजुकेशन थी फ्री हो गई थी। इट वाज परफेक्ट। फ्री नंबर ऑफ टू। कॉस्ट। और नए स्कूल्स बनाने थे। नहीं नहीं, नहीं उस पे नहीं जाओ, जो मैंने बताया ना, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट वाले वो याद करवा रही हूँ मैं आपको। प्री प्राइमरी एजुकेशन हो गई। नंबर टू बात। सही से एक हर बंदे को बेसिक हर बंदे को एजुकेशन देनी थी। हाँ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव। और हम्म ठीक है, एम क्या और था कि फिर जितने भी रेट बढ़ जाए, और जुल्फिकार अली भुट्टो चाहता था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कॉमन मैन का। तीन बातें हो गई, चौथी बात। फिर जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। वेरी नाइस। और लेकिन लिटरेसी रेट हम्म, को इंक्रीज करना था। लेकिन 5 साल बाद भी लिटरेसी रेट सिर्फ 1% से भी इंप्रूव नहीं हो सका। 1%। नहीं हो हम्म पाया। ठीक है, अच्छा पांच बातें हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स की, दोबारा से बताओ। नंबर वन बात। प्राइमरी सेक्टर को फ्री कर दिया गया था। ठीक है, नंबर टू। सेक्शन को सॉरी क्या कहते हैं हर इंसान को एजुकेशन देने की और उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना था। और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया था। और लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना था, लेकिन वो फिर भी 5 साल बाद 1% 1% से भी। इंप्रूव नहीं हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आ जाओ हेल्थ रिफॉर्म्स पे। हेल्थ रिफॉर्म्स है नंबर पहली पहली बात कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी जब बच्चे पैदा होते थे तो वो मर जल्दी जाते थे, तो उसका एक रिफॉर्म क्या था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी को इम्प्रूव कर लिया जाए और एज एक्सपेक्टेंसी रेट्स को भी इम्प्रूव कर लिया जाए। ठीक है, नंबर वन बात। उसने कैसे किया? ये रूरल हेल्थ सेंटर्स और बेसिक हेल्थ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कराया। नंबर वन बात क्या है? He introduced rural health centers and basic health units in order to improve infant mortality and age expectancy. ठीक है। नंबर टू बात, pharmaceutical companies were banned from for charging under a particular medical brand name, ताकि दवाइयां सस्ती हो जाएं।
फिर नंबर 3 बात, इंटरनेशनल ड्रग कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस बंद कर लिए थे पाकिस्तान में। तीन हेल्थ रिफॉर्म्स हैं। अच्छा, नंबर 1 क्या है? कि इन्फेंट मोर्टालिटी हम्म। इम्प्रूव की, और ये भी तो है कि हेल्थ सेंटर्स और कुछ रूरल बेसिक हेल्थ हेल्थ यूनिट्स सेंटर्स, हम पूरा नाम लेंगे, रूरल हेल्थ सेंटर्स और बेसिक हेल्थ यूनिट्स और रूरल हेल्थ सेंटर्स। हाँ, इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है। फार्मेसीज पर बैन लगा दिया था कि वो किसी ब्रांड की वजह से मेडिसिन की प्राइस को ओवर चार्ज नहीं कर सकते थे, और मेडिसिन शुड बी चीपर। तो गुड। वैसे जितनी वैसे लाइक इंटरनेशनल फार्मेसीज थी वो लाइक बंद हो गई थी बंद हो गई पाकिस्तान थी में। पाकिस्तान में, हाँ। ठीक है। या कोई प्रॉफिट नहीं आया था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान एग्जैक्टली। लॉस्ट इट्स इनकम। हम्म। अब आ जाओ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या था कि भुट्टो मॉडर्न यानी सिविल सर्विसेज क्योंकि तरफ बहुत ज्यादा थी, तो वो उसको मॉडर्न करना चाहता था, एफिशिएंट बनाना चाहता था। और इसलिए उसने क्या किया था कि पे स्केल सिविल सर्विस में यूनिफाइड कर दिए थे। नंबर 1 बात, सिविल सर्विसेज क्या थी? करप्ट थी। वो उसको क्या करना चाहता था? एफिशिएंट बनाना चाहता था। और नंबर 3 बात, उसने सिविल सर्विसेज के पे स्केल्स को क्या कर दिया? यूनिफाई कर दिया, यानी एक जैसा कर दिया। ठीक है। तो अब नंबर 1 बात एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की। कि उसने मॉडर्नाइज और एफिशिएंट बनाना था सिविल सर्विस को, हाँ, लेकिन जो सिविल सर्विस था इट वाज करप्ट और इनएफिशिएंट था। तो उसने नई सिविल सर्विस को रीऑर्गेनाइज किया था, और लाइक स्मॉलर लेवल नंबर ऑफ लेवल्स बनाए थे इस दफा उसने। ठीक है। और पे स्केल्स को क्या किया? यूनिफाई कर दिया था। गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अब देखो, अब आपका काम ये है कि आपने ना ये जितने भी आपने मेरे साथ भी रिफॉर्म्स प्रैक्टिस करे, ये बगैर देखे जुल्फिकार अली भुट्टो के रिफॉर्म्स, ये कोई मैं आपको वो नहीं दे रही कि क्वेश्चन है और उसका आपने करने, नहीं, ये आपका आपके मैं नोट्स बनवा रही हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो के आप पेज पे लिखोगे जैब रिफॉर्म्स, नंबर 1 इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आप मेंशन करोगी। ठीक है, ऐसे ही 4 बातें जैसे अभी आपने मुझे बताई हैं। फिर आप मुझे एग्री के बताओगी, उसमें लिखोगी अभी आप। फिर उसके बाद एग्री के बाद क्या था? एजुकेशनल था। जैसे बगैर देखे लिखना, ठीक है। जैसे अभी 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 कर लो तब, क्योंकि एक्टिव मेमोरी में ना, तो अभी का हो जाएगा, जल्दी से कर लो अपनी दूसरी क्लास से पहले। एजुकेशनल था, हेल्थ था और एडमिनिस्ट्रेटिव था। इससे ये होगा कि आपको ये ना याद हो जाएंगे पक्के पक्के। जैसे एक दो बातें हमने करी ना, 4 बातें, 3 बातें, 5 बातें, फिर 4 बातें, 3 बातें, ऐसे करके, ठीक है। और फिर अगर बहुत कोई ऐसा लगे कि नहीं यार ये नहीं आ रहा मुझे, मैं भूल गई हूँ, फिर देखना स्लाइड, वरना स्लाइड के देखे बगैर ये रिफॉर्म्स एटलीस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। सही है। ये सारे अपने पास लिख लो, जैब रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल, एग्री, एजुकेशनल, हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेटिव, और इसको अभी कर लो अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले। फिर इसी तरीके से मैं आपको सही है। यहाँ से दोबारा करवाऊंगी, जैसे आज करवाया ना, फिर 1977 इलेक्शन से ऑनवर्ड्स जिया तक के टाइम को दोबारा से ऐसे हम रिवाइज करेंगे जैसे अभी जैब को किया, ताकि ये आपको साइमल्टेनियसली याद होती जाए, ठीक है। सही है। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम ट्यूसडे को मिलते हैं, ठीक है। ओके। ओके, टेक केयर ईशान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।